24 लाख छात्र, मतलब सालों की कड़ी मेहनत, रातों की नींद कुर्बान, और अचानक से ना एक पेपर लीक की खबर आती है। और पूरी व्यवस्था सवालों के घेरे में आ जाती है। बिल्कुल। और हर तरफ गुस्सा है, निराशा है। मीडिया में भी बस यही शोर है कि भाई खलनायक कौन है, किसने किया ये सब। राइट। लेकिन आज की इस गहराई से की जाने वाली चर्चा का जो मकसद है ना, वो किसी एक चेहरे को बेनकाब करना नहीं है। सही कहा। आज हम ये नहीं पूछेंगे कि पेपर किसने लीक किया, आज हम ये पूछेंगे कि हमारी व्यवस्था, हमारा ढांचा इतना खोखला क्यों था कि कोई भी आसानी से आकर उसमें सेंध लगा सका। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। हाँ, और आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। देखिए, इस मुद्दे पर राजनीति बहुत हो रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन हमारी आज की ये चर्चा पूरी तरह से उन तथ्यों और विश्लेषणों पर आधारित है जो हमारे आज के स्रोतों में मौजूद हैं। बिल्कुल, एकदम ऑब्जेक्टिव तरीके से। एग्जैक्टली। आज हम प्रोफेसर संदीप चौहान के बहुचर्चित लेख द रॉन्ग क्वेश्चन इन द नीट डिबेट और उनकी पुस्तक व्हेन एस्पिरेशंस एक्सीड आर्किटेक्चर, उसकी जो मुख्य सिद्धांत है ना, उनका विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ। हम यहाँ किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा का ना तो बचाव कर रहे हैं और ना ही विरोध, बल्कि केवल उस ढांचागत विफलता को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो इन सोर्सेज में बताई गई है। ये स्पष्टता सच में बहुत जरूरी है। तो अगर हम इस नीट 2026 के संकट को ना सिर्फ एक परीक्षा घोटाले के नजरिए से देखने के बजाय एक व्यापक सामाजिक और ढांचागत सिद्धांत के चश्मे से देखें, तो पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। बिल्कुल बदल जाती है। प्रोफेसर चौहान का लेख ना एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने रखता है, आकांक्षा बनाम ढांचा, यानी एस्पिरेशन वर्सेस आर्किटेक्चर। ये बहुत ही पावरफुल आइडिया है। राइट। इसका मूल विचार ये है कि जब किसी समाज की सामूहिक महत्वाकांक्षाएं, उसके सपने, उसकी आगे बढ़ने की जो भूख है, वो समाज के संस्थानों, शिक्षा प्रणाली और शासन के ढांचे से ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं, तो समाज में एक भयंकर अस्थिरता पैदा होती है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि समस्या लोगों के बड़े सपने देखने में नहीं है। मतलब आकांक्षाएं तो किसी भी प्रगतिशील समाज का इंजन होती है ना। हाँ, सपने देखना तो अच्छी बात है। बिल्कुल। अस्थिरता तब पैदा होती है जब उस समाज का आर्किटेक्चर या जो ढांचा है वो उन सपनों का भारी बोझ उठाने के लिए तैयारी नहीं होता। अगर हम इसे थोड़ा व्यापक संदर्भ में देखें तो व्यक्तिगत स्तर पर हम देखते हैं कि जब किसी इंसान की बुद्धि उसकी जागरूकता से बहुत आगे निकल जाती है तो वो इंसान खुद के लिए खतरा बन जाता है। अरे बाप रे, ये तो सच है। हाँ, लेकिन सामाजिक स्तर पर ना, जब करोड़ों युवाओं की आकांक्षा उन्हें संभालने वाले ढांचे को मीलों पीछे छोड़ देती है तो हम एक सिस्टमिक फेलियर देखते हैं। सिस्टमिक फेलियर, राइट? एग्जैक्टली। और इसी खाई से ना धोखाधड़ी, संस्थागत अविश्वास और प्रतिभा की बर्बादी जन्म लेती है। इसे समझने के लिए मेरे दिमाग में एक उपमा आ रही है। मतलब मान लीजिए आपके पास ना एक बहुत पुरानी लकड़ी की बैलगाड़ी है। ओके, बैलगाड़ी? हाँ, अब आप उस बैलगाड़ी के ढांचे में एक फॉर्मूला 1 रेसिंग कार का इंजन लगा देते हैं। ओहो। अब वो जो इंजन है ना, जो हमारी नई पीढ़ी की आकांक्षाएं हैं, वो बहुत शक्तिशाली है। वो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागना चाहता है। लेकिन वो बैलगाड़ी का ढांचा उस गति के दबाव को बिल्कुल भी झेल नहीं पाएगा। सटीक। पहिए निकलकर भाग जाएंगे, लकड़ी टूट जाएगी। मतलब इंजन में कोई खराबी नहीं है, वो तो अपना काम कर रहा है। बिल्कुल सही। लेकिन आपने उस शक्तिशाली इंजन को जिस ढांचे पर रखा है, वो उस दबाव के लायक बना ही नहीं है। ये एक बहुत ही प्रासंगिक एनोलॉजी है। मतलब आज हमारे समाज की जो महत्वाकांक्षा है ना, वो उसी F1 इंजन की तरह रेस लगा रही हैं। हाँ, बिल्कुल। 24 लाख युवा एक सुरक्षित भविष्य की तरफ पूरी ताकत से बस दौड़ना चाहते हैं। लेकिन हमारी परीक्षा लेने के जो तरीके हैं, हमारे स्कूल कागजों को ऐसे ट्रंक में भरकर हजारों किलोमीटर दूर भेजने की हमारी जो पुरानी लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था है, मतलब वो सब आज भी बैलगाड़ी के पहियों पर चल रहे हैं। एग्जैक्टली। जब इतनी बड़ी ताकत इतने कमजोर ढांचे से टकराएगी ना, तो दरारें आनी तय हैं। राइट। ये जो पेपर लीक है ना, ये कोई अचानक हुई दुर्घटना नहीं है। यह बस उस बैलगाड़ी के टूटने की आवाज है। बहुत गहरी बात है। पर मुझे ना एक बात समझ नहीं आती। क्या? मतलब हम बार बार सिस्टम को दोष दे रहे हैं, ढांचे की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या सच में गलती उन माता पिता की नहीं है जो अपने बच्चों पर अंधाधुंध दबाव डाल रहे हैं? ये अक्सर कहा जाता है। हाँ ना, हम अक्सर लोगों को कहते सुनते हैं कि भाई इतना दबाव क्यों लेना। क्या हम कमजोर व्यवस्था को ढाल बनाकर लोगों की लालच और अंधी महत्वाकांक्षा को छिपा नहीं रहे?
मतलब क्या ये माता पिता की तरकीनता नहीं है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। मतलब बाहर से देखने पर ना ये माता पिता का अंधा दबाव भी लग सकता है। हाँ, बिल्कुल लगता है। लेकिन अगर हम प्रोफेसर चौहान के लेख की थोड़ी गहराई में जाएं तो भारतीय समाज की एक अलग ही जमीनी हकीकत सामने आती है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, भारत कोई छोटी आबादी वाला या ऐसा देश नहीं है जहां आर्थिक समानता हो। यहाँ माता पिता तरकीन नहीं है, वे डरे हुए हैं। डरे हुए? लेकिन किस बात से? अपने आर्थिक अस्तित्व को खोने से। मतलब मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लिए ना भारत में शिक्षा का मतलब सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना कभी नहीं रहा। सही बात है। ये फाइनेंशियल सर्वाइवल यानी आर्थिक अस्तित्व की लड़ाई है। एक आम परिवार के लिए ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये गरीबी रेखा से ऊपर उठने, समाज में सम्मान पाने और एक सुरक्षित जीवन की गारंटी का एकमात्र रास्ता है। मतलब उनके लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है। बिल्कुल, उन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्षों में बिताया है। जब कोई भी अन्य विकल्प इतनी सुरक्षा नहीं देता तो वे उस एक परीक्षा में अपनी पूरी जान लगा देते हैं। तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये लालच नहीं बल्कि सुरक्षा की एक बेतहाशा तलाश है। पूरी तरह से। लोग इस देश में प्रतिस्पर्धा से नहीं डरते हैं, वे दिन रात मेहनत करने को तैयार बैठे हैं। हाँ, बच्चे कितने घंटे पढ़ते हैं। एग्जैक्टली। समस्या महत्वाकांक्षा नहीं है। समस्या तब भयानक रूप ले लेती है जब ये अस्तित्व की लड़ाई एक ऐसी व्यवस्था में प्रवेश करती है जिस पर से लोगों का भरोसा ही उठ चुका है। वो सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं करते। राइट। जब एक पिता देखता है कि उसका बच्चा दिन में 16 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन कोई और सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाकर आगे निकल सकता है, तो वो घबरा जाता है। कोई भी घबराएगा। बिल्कुल। भारतीय परिवार कठिन प्रतिस्पर्धा तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अनिश्चितता और ये जो हेरफेर है ना, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। और स्रोत स्पष्ट करते हैं कि किसी भी व्यवस्था में इस तरह के शोषण या जैसे हम कोचिंग माफिया कहते हैं, उसके पनपने के लिए 3 शर्तों का एक साथ मिलना बहुत जरूरी है। और वो 3 शर्तें हैं। पहला, दांव बहुत ऊंचे हों यानी हाई स्टेक। दूसरा, लोगों के अंदर भारी डर हो। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, संस्थागत सुरक्षा बहुत कमजोर हो, वीक इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स। अब जरा सोचिए, नीट में ये तीनों ही चीजें कितनी चरम सीमा पर हैं। मतलब एक ही दिन 3 घंटे की एक परीक्षा ये तय कर रही है कि आप अगले 40 साल तक क्या करेंगे, आपका परिवार समाज में कहाँ खड़ा होगा। हाँ, दाव आसमान छू रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ असफलता का डर इतना ज्यादा है कि बच्चे अपनी जान तक जोखिम में डाल रहे हैं। और तीसरी बात, हमारी जो संस्थागत सुरक्षा है वो इतनी कमजोर है कि पेपर इतनी आसानी से बाहर आ जाते हैं। और जहां ये तीनों चीजें मिलती है ना, वहां पेपर लीक करने वाले नेटवर्क, फर्जी काउंसलर और साइबर अपराधी पैदा होते हैं। माफिया। एग्जैक्टली। वे कोई शिक्षाविद नहीं है, वे बस अवसरवादी हैं। वे बाजार में मौजूद इस भारी मांग की सप्लाई लेकर आते हैं। मतलब उन्हें पता है कि डिमांड है। बिल्कुल। वे जानते हैं कि वो सिर्फ एक परीक्षा का पेपर नहीं बेच रहे हैं, वे डरे हुए माता पिता को झूठी उम्मीदें और शॉर्टकट बेच रहे हैं। ये विशुद्ध रूप से सिर्फ डर का व्यापार है। और इसका सबसे भयानक पहलू वो नहीं है जो पुलिस थानों में दर्ज होता है। तो फिर क्या है? इसका सबसे भयानक पहलू वो मनोवैज्ञानिक बदलाव है जो हमारे छात्रों के अंदर आता है। मेंटल शिफ्ट। राइट। मतलब जब 17-18 साल के एक युवा को ये लगने लगता है कि भाई ईमानदारी से पढ़ने का तो कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि कोई और पैसे देकर मेरी सीट खरीद लेगा। हाँ, ये बहुत डिमोटिवेटिंग है। बिल्कुल। तो उसकी जो मानसिकता है ना, वो कड़ी मेहनत करो से बदल कर किसी और से पहले मैं ही कोई फायदा या शॉर्टकट ढूंढ लूं, इसमें बदल जाती है। ये सबसे खतरनाक बिंदु है। मतलब ये सिर्फ एक आपराधिक समस्या नहीं रह जाती, ये एक ढांचागत बीमारी बन जाती है समाज की। हाँ। जब व्यवस्था ही ऐसी हो जाए कि बेईमानी करना बुद्धिमानी लगने लगे, तो समाज का जो पूरा नैतिक ताना बाना है ना, वो टूट जाता है। सही कहा। कोई भी माता पिता जन्मजात अपराधी नहीं होते कि वो लाखों रुपए देकर पेपर खरीदें। वो जो डर है ना, वो उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करता है। हाँ, वो सिर्फ अपने बच्चे को सुरक्षित करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। एक कठिन लेकिन भरोसेमंद परीक्षा मेहनत को प्रेरित करती है, जबकि एक हेर-फेर वाली परीक्षा सिर्फ डर और भ्रष्टाचार पैदा करती है। लेकिन देखिए, इस डर के लिए हम सिर्फ उस एक एजेंसी को कैसे दोष दे सकते हैं जो साल में बस एक बार परीक्षा करवाती है। मतलब हमारे स्रोत तो साफ कहते हैं कि इसके लिए पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है ना, वो जिम्मेदार है। बिल्कुल। हमारे स्कूल, माता पिता और यहाँ तक कि हमारा मीडिया भी। 100%। ये एक सामूहिक विफलता है। बिल्कुल। अगर हम स्कूलों की बात करें ना, तो कक्षा 8 से 12 तक की हमारी स्कूली शिक्षा इतनी दिशाहीन हो चुकी है कि आज कोचिंग लेना कोई मजबूरी नहीं रही, बल्कि एक नियम बन गया है।
हाँ, वो तो डिफॉल्ट बन गया है आजकल। राइट। स्कूल एक समानांतर व्यवस्था के सामने एकदम बौने हो गए हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्कूलों में वो काम हो ही नहीं रहा है जिसे स्रोत में कैपेसिटी मैपिंग कहा गया है। अब मुझे ये बताइए, ये कैपेसिटी मैपिंग वास्तव में काम कैसे करती है? मतलब हम इस शब्द को सुनते बहुत हैं, लेकिन इसका जमीनी मतलब क्या है? हाँ, इसे ऐसे समझें, एक आदर्श स्कूल का काम सिर्फ बच्चों को किताबें रटाना नहीं होना चाहिए। कैपेसिटी मैपिंग का मतलब है कि जब बच्चा 9वीं या 10वीं कक्षा में हो ना, तभी शिक्षक और काउंसलर वैज्ञानिक तरीके से ये आकलित करें कि इस बच्चे का जो स्वाभाविक रुझान है वो आखिर है क्या। अच्छा, मतलब उसका एप्टीट्यूड क्या है? एग्जैक्टली क्या उसमें विश्लेषणात्मक क्षमता ज्यादा है? क्या वो स्थानिक तर्क या जिसे स्पेशल रीजनिंग कहते हैं उसमें मजबूत है? राइट। या क्या उसमें स्वाभाविक सहानुभूति है जो एक डॉक्टर में होनी चाहिए? बजाय ये सब समझने के, हमारी व्यवस्था बस हर बच्चे को रट्टा मारने की एक ही फैक्ट्री में धकेल देती है। और यहीं पर ना माता पिता की भूमिका आती है। मतलब जब क्षमता का कोई आकलन ही नहीं होता, तो माता पिता अपने अधूरे सपने बच्चों पर थोपने लगते हैं। बिल्कुल। स्रोत ये स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हैं कि हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है। अगर एक बच्चा जिसकी क्षमता कला या तकनीक में है, उसे जबरदस्ती डॉक्टर बनाने की कोशिश की जाए, तो ये सिर्फ एक जानलेवा दबाव बनाता है। हाँ, और वो खतरनाक भी है। अस्पताल में मरीजों के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है, इसकी तो कल्पना करना भी डरावना है। ये एक बहुत बड़ी ढांचागत खामी है कि हमने अपने समाज में ना सिर्फ 2 या 3 पेशों को ही सफलता का पैमाना मान लिया है। हाँ, डॉक्टर या इंजीनियर बस। राइट। जबकि शिक्षण, डिजाइन, बिजनेस, कला जैसे इतने सारे क्षेत्र हैं जिनकी हमारे समाज में पूरी तरह से अनदेखी की जाती है। अब आप ही सोचिए, जब सफलता का रास्ता सिर्फ एक ही दरवाजे से होकर गुजरेगा तो उस दरवाजे पर भगदड़ मचना तो तय है ना। बिल्कुल तय है। और इस भगदड़ को रोकने के बजाय हमारा मीडिया आग में घी डालने का काम करता है। मुझे ना स्रोतों की वो बात याद आ रही है जहां मीडिया के रवैये की आलोचना की गई है। हाँ, मीडिया की भूमिका इस पूरे संकट में बहुत ही सतही रही है। जब भी नीट जैसा कोई संकट आता है ना, तो बहसें सिर्फ सनसनी पर केंद्रित हो जाती हैं। टीवी चैनलों पर आप देखेंगे कि एक पक्ष चिल्लाता है सब कुछ रद्द कर दो, और दूसरा पक्ष बचाव में कहता है कुछ नहीं हुआ, सब अफवाह है। हाँ, सिर्फ शोर शराबा होता है। एग्जैक्टली। ये सिर्फ टीआरपी का खेल बनकर रह जाता है। इसे मैं ना एक और उपमा के जरिए रखना चाहूंगी। मतलब मान लीजिए आपके घर की पूरी प्लम्बिंग व्यवस्था, पूरी पाइपलाइन अंदर से सड़ चुकी है। ओके। दीवारों से पानी रिस रहा है, नींव एकदम कमजोर हो रही है, लेकिन मीडिया का कैमरा सिर्फ एक जगह फोकस है कि वो नल किसने खुला छोड़ दिया। अरे वाह, क्या बात है। मतलब लोग आपस में लड़ रहे हैं कि नल खोलने वाला कौन था, लेकिन कोई ये बात कर ही नहीं रहा कि भाई पाइपलाइन इतनी सड़ी हुई क्यों है कि जरा सा पानी का दबाव आते ही वो जगह जगह से फट जाती है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। मीडिया सिर्फ नल पर ध्यान दे रहा है, पाइपलाइन पर नहीं। बिल्कुल। हमारा राष्ट्रीय प्रश्न ये होना ही नहीं चाहिए कि पेपर किसने लीक किया, क्योंकि भाई वो तो कानून व्यवस्था और पुलिस का काम है ना। हाँ, वो उनका डोमेन है। हमारा असली प्रश्न ये होना चाहिए कि हमारी परीक्षा सिस्टम की जो ये पाइपलाइन है, इसमें वे कौन सी खामियां थीं जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर हेरफेर को संभव बनाया। राइट। क्या डिजिटल सुरक्षा में कमी थी? क्या लॉजिस्टिक्स बहुत पुराने पड़ चुके थे? स्थानीय स्तर पर निगरानी की विफलता क्यों हुई? हाँ। जब तक हम इन बुनियादी ढांचागत सवालों पर बहस नहीं करेंगे ना, हम केवल एक घोटाले से दूसरे घोटाले की ओर ही बढ़ते रहेंगे। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हमारी ये पाइपलाइन इतनी ही कमजोर है, अगर हमारा आर्किटेक्चर हमारी आकांक्षाओं का वजन नहीं उठा पा रहा है, तो फिर समाधान क्या है? समाधान है क्या? हमारे स्रोतों में एक समझदार व्यवस्था यानी इंटेलिजेंट आर्किटेक्चर की रूपरेखा दी गई है। इसमें 5 प्रमुख सुधारों पर जोर दिया गया है। और पहला सुधार तो हमारी सोचने की पूरी दिशा ही बदल देता है। हाँ। वो कैसे? वो बिंदु जो कहता है कि परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा को कभी भी इस आदर्श विचार के साथ डिजाइन नहीं किया जाना चाहिए कि उम्मीद है कोई बेईमानी नहीं करेगा। अच्छा। बल्कि एक समझदार व्यवस्था को ये मानकर डिजाइन किया जाना चाहिए
कि कोई ना कोई इसमें हेरफेर करने की पूरी कोशिश जरूर करेगा। लेकिन एक सेकंड रुकिए, आप मानवीय लालच को रोकने के लिए किसी सिस्टम को डिजाइन कैसे कर सकते हैं? मतलब कागजों के बंडल तो कहीं ना कहीं इंसान ही पहुंचाएंगे ना? यहीं पर तो ढांचे को अपग्रेड करने की जरूरत है। मानवीय लालच को रोकने का मतलब है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को पूरी तरह खत्म करना। ओके। इसका मतलब है कि प्रश्न पत्रों को हफ्तों पहले छापकर, ट्रंकों में भरकर, ट्रेनों और ट्रकों के जरिए दूर दराज के इलाकों में भेजने की जो पुरानी व्यवस्था है ना, उसे खत्म करना। तो फिर नया तरीका क्या होगा? समझदार व्यवस्था वो है जहां तकनीकी सुरक्षा हो, हैवी एन्क्रिप्शन हो, परीक्षा शुरू होने से ठीक कुछ मिनट पहले डिजिटल माध्यम से प्रश्न पत्र सेंटर पे पहुंचे। ओहो, मतलब पेपर आउट होने का चांस ही नहीं। एग्जैक्टली और हर छात्र के कंप्यूटर पर सवालों का क्रम भी अलग हो। जब आप हेरफेर करने की प्रक्रिया को इतना तकनीकी और डिसेंट्रलाइज्ड बना देते हैं कि किसी एक इंसान को रिश्वत देकर काम ना हो सके, तब आप लालच को रोकते हैं। वाह, ये तो सच में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। मतलब ये केवल उम्मीद करने से हटकर इंजीनियरिंग की तरफ जाने वाला कदम है। बिल्कुल। इसके अलावा जिन अन्य सुधारों की बात की गई है ना, वे भी इस व्यवस्था की एकदम जड़ पर वार करते हैं। जैसे कि दूसरा और पांचवा बिंदु आपस में जुड़े हुए हैं, स्कूली नींव को मजबूत करना और शुरुआती करियर मैपिंग करना। हाँ, क्योंकि जब तक स्कूल बच्चों को उनकी वास्तविक क्षमताओं से परिचित नहीं कराएंगे ना, तब तक ये कोचिंग संस्थानों जैसी समानांतर व्यवस्थाएं पनपती ही रहेंगी। सही बात है। स्कूलों को सिर्फ परीक्षा पास कराने का सेंटर नहीं, बल्कि प्रतिभा को पहचानने का केंद्र बनना होगा। और इसके साथ ही जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सुधार है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना। मतलब अगर लाखों बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो क्या हमारे पास उतने पर्याप्त कॉलेज हैं भी? नहीं है। और यही सबसे बड़ी बात है। हमें मानकों और गुणवत्ता से समझौता किए बिना देश में मेडिकल कॉलेज, अच्छे डॉक्टर और अस्पतालों की संख्या बढ़ानी ही होगी। जब अवसरों का दायरा बड़ा होगा ना, तो स्वाभाविक रूप से ये जो गलाकाट प्रतिस्पर्धा है और उससे पैदा होने वाला डर है, वो कुछ हद तक कम होगा। लेकिन देखिए, ये काम रातों रात तो नहीं हो सकता। मतलब अस्पताल और कॉलेज बनने में तो दशक लगते हैं। सच है, इसमें समय लगता है, लेकिन व्यवस्था में सुधार की जो नियत है ना, इंटेंट, वही लोगों के अंदर से अनिश्चितता को कम करने लगती है। इंटेंट बहुत मैटर करता है। और ये तभी मुमकिन है जब हम चौथे सुधार की ओर भी बढ़ें, जो सीधे समाज की मानसिकता से जुड़ा है, विभिन्न करियर विकल्पों को सामान्य बनाना। बिल्कुल। जब तक हमारा समाज ये सोचना बंद नहीं करेगा कि सिर्फ मेडिकल या इंजीनियरिंग ही सम्मानजनक पेशे हैं, तब तक हम इस भारी भीड़ को नहीं संभाल पाएंगे। हमें बेहतरीन शिक्षकों, शोधकर्ताओं, डिजाइनरों और प्रशासकों की उतनी ही जरूरत है जितनी एक डॉक्टर की। एकदम सही कहा। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें, तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। ये नीट 2026 संकट कोई अलग थलग हुई घटना नहीं है। ये सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा भी नहीं है। ये इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि जब देश की आकांक्षाएं उसकी व्यवस्था से बहुत आगे निकल जाती हैं, when aspiration exceeds architecture, तो समाज कैसे बुरी तरह डगमगा जाता है। और ये डगमगाहट ना सिर्फ अखबारों की सुर्खियां नहीं है, इसके केंद्र में वे असली छात्र हैं जो इस वक्त दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो छात्र इस वक्त कमरों में बंद होकर तैयारी कर रहे हैं और इस पूरे विवाद को देखकर निराश हैं, उनके लिए इन स्रोतों से क्या संदेश निकलता है? स्रोतों के आधार पर ना, उन छात्रों के लिए सबसे सीधा और मजबूत संदेश ये है कि इस अस्थायी भ्रष्टाचार को देखकर उन्हें अपनी खुद की मेहनत पर कभी शक नहीं करना चाहिए। ये सच है कि सिस्टम में दरारें हैं, बेईमानी हुई है, लेकिन असली जीवन में फर्जी तैयारी और शॉर्टकट की पोल बहुत जल्दी खुल जाती है। यानी अगर कोई पैसे देकर सीट खरीद भी लेना, तो वो ऑपरेशन थिएटर में जाकर एक अच्छा सर्जन नहीं बन सकता। बिल्कुल नहीं बन सकता। मेडिकल एक बेहद जटिल और कठिन विज्ञान है। वहां कोई डमी कैंडिडेट या लीक हुआ पेपर काम नहीं आता। राइट। वहां सिर्फ लंबी अवधि की योग्यता, आपका ज्ञान और अभ्यास ही काम आ रहा है। इसलिए छात्रों के लिए सबसे जरूरी यह है कि वो अपने गुस्से और निराशा को अपने अनुशासन पर हावी ना होने दें। शॉर्टकट की उम्र ना बहुत छोटी होती है। ये सच में एक बहुत ही सशक्त विचार है। मतलब एक राष्ट्र ना आर्थिक मंदी झेल सकता है, वो भारी दबाव और कठिन से कठिन प्रतिस्पर्धा से भी बच सकता है। लेकिन कोई भी राष्ट्र उस स्थिति से कभी नहीं उभर सकता जहां उसके सच्चे और मेहनती छात्रों का व्यवस्था से ही भरोसा उठ जाए, जहां युवा ये सोचने लगे कि उनकी ईमानदारी का कोई मोल नहीं है। बिल्कुल। व्यवस्था में उस भरोसे को बचाना किसी भी परीक्षा को आयोजित करने से कहीं ज्यादा बड़ा काम है। और वो भरोसा सिर्फ बड़ी बड़ी बातों से नहीं, बल्कि एक पारदर्शी और समझदार व्यवस्था के निर्माण से ही वापस आ सकता है। बिल्कुल सही। अंत में
इस पूरी चर्चा से एक ऐसा सवाल उभर कर आता है जो हम सबको गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। अगर किसी भी समाज में वास्तविक स्थिरता तभी आती है जब उसका ढांचा उसकी सामूहिक आकांक्षाओं के बराबर पहुंच जाता है, तो उस पीढ़ी के छात्रों का क्या होगा जिन्हें आज अचानक ये एहसास हो जाए कि जिस मजबूत और समझदार व्यवस्था की उन्हें इस वक्त सख्त जरूरत थी, उसे बनाने की जिम्मेदारी भी अब उनके युवा कंधों पर आ गई है, क्योंकि पिछली पीढ़ियां उनके लिए वो ढांचा तैयार करने में पूरी तरह से विफल रही हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए।